जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 5th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAFET Audit and Assurance Essentials। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, चैप्टर नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का जो टाइटल वो आपको भी फिजा नज़र आ रहा होगा बेटा, और जो ऑनलाइन है अगर हानि है या कोई भी बच्चे हैं तो वो भी देख रहे होंगे। ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट मतलब क्या है कि हमने एक एंगेजमेंट को ऑब्टेन करना है तो हमें आंखें बंद करके ऑब्टेन नहीं करना। वी आर ऑडिटर्स, वी आर नॉट सेलर ऑफ एनी गुड कि बस चीज़ उठाई और दे दी और ख़त्म बात। बहरहाल जो चीज़ भी देता है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि उसने चीज़ क्वालिटी की देनी है। ये नहीं है कि उसे पता है कि चीज़ में डिफेक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो उठा के उसे नॉर्मल प्राइस में दे दे। इश्यूज उसके भी हैं, लेकिन हमारे इश्यूज इसलिए ज़्यादा है कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विसेज में फिर हम ऑडिट सर्विस दे रहे हैं, हम एक ओपिनियन दे रहे हैं कि जनाब ये चीज़ ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि कहीं ऐसे हालात तो नहीं है कि जिसमें हमारी ओपिनियन इम्पेक्ट कर जाए, हमारी ओपिनियन जेपरडाइज्ड हो जाए, मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। तो यहाँ पे कोई भी इंगेजमेंट ऑब्टेन करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें कंसिडर करा। ठीक है कि अगर ये थ्रेट्स हैं, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर हम शॉर्टर बात करें। बीइंग एन ऑडिटर, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, मुझे अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना है। मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, मेरी बातों से, मेरे अंदाज से, मेरे स्टाइल से लोगों को लगे कि ये डिसेंट किस्म का कोई प्रोफेशनल बात कर रहा है, ये ना लगे कोई चीप किस्म का बंदा बात कर रहा है कि जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर मुझे ड्यू केयर करनी चाहिए, तवज्जो से काम करना चाहिए। तो हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है जो ये बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओवरऑल एटीट्यूड और बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो उसमें ये कुछ उसने प्रिंसिपल बता दिए हैं, बेसिक प्रिंसिपल कि आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी हम उसे देख भी लेंगे वो कितने हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमने मेंटेन करना है। इंडिपेंडेंस हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हो गई, एटसेट्रा। अब अगर तो मैं अपने काम में मुझे ये रिस्क फील होता है कि मैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह सकूंगा, मैं प्रोफेशनली काम नहीं कर सकूंगा, मैं तवज्जो से काम नहीं कर सकूंगा, तो मुझे वो काम करना ही नहीं चाहिए। मुझे इनकार कर देना चाहिए, और इनकार को मैं इंग्लिश में रिफ्यूज कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डिक्लाइन कर देना चाहिए। डिक्लाइन के मना कर देना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पीछे हट जाना चाहिए। अब वो जो मसले हैं जिनकी वजह से मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं जो हालात जो ये मुझे एक इम्प्रेशन देते हैं, फीलिंग देते हैं कि मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्टर्ब होंगे, उन्हें कहते हैं दीज आर थ्रेट्स, थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और वो 7 किस्म की डिफाइन की हैं कोड ऑफ एथिक्स में। ठीक है, वो मुख्तलिफ हैं, वो हम पढ़ेंगे। और जब ये थ्रेट्स आ जाती हैं तो मेरा अगला काम क्या है कि मैं एकदम से डिक्लाइन ना कर दूं कि मैं ये काम नहीं करता। मैं देखूं कि क्या मैं ऐसे स्टेप्स ले सकता हूं कि मेरी जो थ्रेट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, इतनी कम हो जाएं कि वो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्टर्ब ना कर सकें। तो जो स्टेप्स मैं लेता हूं उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स ने क्या वर्ड यूज किया है? सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड लेने हैं मैंने। तो मैंने कंप्लाई किन्हें करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। और अगर वो कंप्लाई नहीं हो पा रहे तो वो हालात वाकयात जिनकी वजह से मुझे रिस्क फील हो रहा है कि मैं कंप्लाई नहीं कर सकूंगा, उन हालात वाकयात को कहते हैं थ्रेट्स। और इन थ्रेट्स को मैंने कम से कम करने की कोशिश करनी है। इन्हें कम से कम करने के लिए जो मैं स्टेप्स लेता हूं उन्हें कहते हैं सेफ गार्ड। अगर सेफ गार्ड्स लेने के बाद भी मुझे लगता है कि ये बहुत कम नहीं हुई, अभी भी थ्रेट मौजूद है, और इतनी थ्रेट भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर मुझे वो काम लेने से मना कर देना चाहिए, या इंग्लिश में मैं कहूँगा मुझे डिक्लाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल तक मिनिमाइज हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, ये वर्ड याद करना है। एक्सेप्टेबल लेवल मतलब हमेशा बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगी, और रिड्यूस भी होंगी, कहीं कम होंगी, कहीं ज्यादा रिड्यूस होंगी, लेकिन मेरा एक लेवल होगा कि मुझे इससे नीचे की तरफ थ्रेट चाहिए, इससे ऊपर की नहीं चाहिए, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सेप्टेबल लेवल। तो अगर तो वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस हो गई हैं तो फिर मुझे वो काम लेना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस नहीं हुई तो फिर मुझे वो काम नहीं लेना चाहिए। तो ये है, ये थीम ये है। अब ये थीम है कि फिर जब मैं कैसे देखूंगा कि मुझे कोई थ्रेट है कि नहीं।
मेरा पहला स्टेप ये होगा कि जब भी नया काम मिल रहा है तो जो क्लाइंट मुझे काम दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे काम दे रही है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पोस्टमार्टम करूं, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पूरी डिटेल लूं, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि यहाँ कोई थ्रेट तो नहीं आ रही मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि मुझे क्लाइंट मिल रहा है, बड़ा अच्छा क्लाइंट है, मैंने उसे देख, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इसके पीओडी में कौन कौन है। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा, जब उसने मुझे कहा कि आप हमारा ऑडिट करें, मैंने उसे डाटा मंगवाया, तो उसके शेयर होल्डर्स की डिटेल देखते देखते मुझे पता चला इसके 20 लाख शेयर तो मेरे अपने एक पार्टनर के पास हैं। अब हर बंदा अपनी हर इन्वेस्टमेंट तो हर बंदे को नहीं बताता ना, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो मेरी ऑडिट फर्म में मेरा एक जो पार्टनर है मेरे साथ, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया कि उसने किस किस जगह कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है। जब ये क्लाइंट आया और उसने मुझसे बात की कि मेरा ऑडिट करें, जब मैंने इसकी शेयर होल्डिंग मंगवाई, तो मुझे पता चला यार मेरा तो पार्टनर इसके अंदर 20 लाख शेयर खरीद के बैठा है, बड़ा मटीरियल इंटरेस्ट लेके बैठा है। अब इसका मतलब ये है कि मुझे ये रिस्क हो गया, फील होना शुरू हो गया कि अगर मैंने ये ऑडिट पकड़ लिया और वहां कोई प्रॉब्लम आई, तो वो क्लाइंट मेरे पार्टनर को कह सकता है जी आप मेजर शेयर होल्डर हैं यार, अपने दोस्त से बात करें, जरा हाथ हल्का रखे, हौला रखे हाथ। और मेरा पार्टनर मुझे कह सकता है कि भाई जरा हाथ हल्का रखो। अगर नहीं भी कहता और मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जो कि शेयर होल्डर्स को किसी को पसंद नहीं आती, तो मुझ पे इल्जाम लग सकता है कि इसने ये बात इसलिए की है कि इसका ताल्लुक था अपने पार्टनर के थ्रू, इंटरेस्ट था। या अगर नहीं भी था तो लोगों को पता चल गया कि जनाब जो मैं हूँ, मैंने इसका ऑडिट किया है और मेरा पार्टनर इसमें डायरेक्टर है, तो लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई। इसका तो मतलब है खाम भाई शक पैदा हो जाएगा कि इसका मतलब है यासिर ने कोई ना कोई फेवर तो दी होगी, इसका पार्टनर मटीरियल इंटरेस्ट लेके बैठा है। अगर ऐसी चीज़ है तो मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए, थ्रेट आ गई। अब इसका सेफ गार्ड क्या हो सकता है? मैं अपने पार्टनर को कहूँ कि बहुत बड़ा ऑडिट है यार, अपने शेयर वक्ती तौर पे बेच दो। उसने शेयर बेच दिए, शेयर होल्डर नहीं रहा, मैं ले सकता हूँ काम। दूसरा क्या है, मैं खुद से डिस्क्लोज कर दिया पहले से ही अप्रोप्रिएट लेवल पे कि भाई हमारे पार्टनर के पास इसके इतने शेयर हैं और हम उसे एंगेजमेंट पार्टनर नहीं बना रहे, एंगेजमेंट पार्टनर मैं हूँ, वो नहीं है। ठीक है, हम इस तरह से डिस्क्लोज डिस्क्लोज करेंगे, कल किसी के जहन में शुबा पैदा ना हो कि यार इन्होंने आपस में कोई मिली भगत से कोई काम किया होगा। तो ये सेफ गार्ड्स हैं। अब बात का सेफ गार्ड्स आपकी उसे कम करते हैं बहुत ज्यादा, कभी कम का थोड़ा कम करते हैं थ्रेड पर, कभी बिल्कुल नहीं करते। तो हम इसमें ये पढ़ने लगे हैं कि सबसे पहले तो हमने क्लाइंट का पोस्टमार्टम करना है, आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने फैसला करना है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने कर लिया। और जब कब एक्सेप्ट किया, कि जब क्लाइंट के अंदर कोई थ्रेट ओरिजिनेट नहीं हो क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया, अगली बात है कि क्लाइंट हमें काम क्या देना चाह रहा है। अब हम उस काम को पढ़ें कि क्या काम देना चाह रहे हैं। अब इस काम में भी कोई थ्रेट तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो फिर उसे छोड़ दें। क्लाइंट को कहें जी आपके साथ काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये एंगेजमेंट नहीं कर सकते, कोई और एंगेजमेंट हुई तो बताइएगा। लेकिन अगर क्लाइंट ही एक्सेप्ट ना हुआ तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई सॉरी हम आपके साथ काम ही नहीं कर सकते, आप कोई भी एंगेजमेंट दें हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमारा ताल्लुक बड़ा डिफरेंट किस्म का है। तो पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस करेंगे, उसमें उसका पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करेंगे, और उसमें फिर एंगेजमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। जब दोनों तरफ से तसल्ली हो जाएगी तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ऑफिशियली क्लाइंट को गो अहेड दे दिया, या हमने यस कह दिया, असेंट दे दी कि यस वी आर रेडी टू वर्क ऑन विद यू ऑन दिस स्पेसिफिक असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैंने जैसे पहले बताया है कि इसमें आपने तीन चार चीज़ें जहन में रखनी है। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए, एक आपने कोड ऑफ एथिक्स, एक आपने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स, एक आपने आईएसएस की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे तो यही करनी। वो जो फाइनेंशियल आईएफआरएस की बात की वो मैंने वहां की है, जब आप एक्चुअली ऑडिट शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि मेरा ये जो काम है इन्होंने की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस बनाई है कि नहीं। इस लेवल पे आईएफआरएस का रोल नहीं है। आईएफआरएस ये तो नहीं बताता कि ऑडिट कैसे कर, आईएफआरएस तो ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मैंने तो नहीं बनानी, वो तो बनानी है मैनेजमेंट ने। लेकिन जब बाद में मेरा उससे इंटरेक्शन हो जाएगा आईएफआरएस के साथ, वो इस सेंस में कि मैनेजमेंट ने क्या आईएफआरएस के मुताबिक बनाई है कि नहीं। लेकिन ये मेरा रोल उस वक्त आएगा जब मैं ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी तो मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। तो यहाँ बेसिकली तीन चीजें आपने देखनी है जो आपको गाइडलाइन देंगी। एक है आईएसए, एक है कोड ऑफ एथिक्स, और एक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अब हम इसे पढ़ते हैं। तो नीचे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जनाब, ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, जो आपको नजर आ रहा है।
स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन में यही बात मैंने की है, वो सारी उसने ली है, लिख दी है। तो ये दो पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार ज़रूर पढ़ने हैं बेटा, सबने, हानिया और बाकी बच्चों ने, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो याद रखने वाली है या बिल्कुल नहीं है। तो आपने पढ़नी है और इसे बाद में छोड़ देना है। आगे जी, एक्सेप्टिंग एन ऑडिट अपॉइंटमेंट, इथिकल मैटर्स। अब एथिकल मैटर कहाँ लिखे हुए हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। अब वो क्या कह रहा है? द आई कैप कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड प्रोसीजर्स, ठीक है। और वो क्या है? सबसे पहला क्या है? क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस 320.3 आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। अब 320.3 क्या है? आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, उनके उसने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को मुख्तलिफ नंबर दिए हैं। उसमें पैराग्राफ नंबर क्या है? 320। मेन पैराग्राफ है 320, उसके अंदर सब पैराग्राफ्स हैं। तो 320.3 पैराग्राफ जो है ना, उसमें उसने ये बात की है जो ये नीचे लिख रहा है, ठीक है। Threats to compliance with the principles of integrity or professional behavior might be created। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर की सिर्फ बात कर रहा है। वो आपको थोड़ी डिटेल दे रहा है पॉइंट टू पॉइंट, कि उन्हें कंप्लायंस की थ्रेट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएटेड विद द क्लाइंट। कि ऐसे इशू जो क्लाइंट से रिलेट करते हैं, एंगेजमेंट से रिलेट नहीं करते, क्लाइंट से रिलेट करते हैं, कि क्लाइंट में वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आ जाएगा। इट्स ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी, तीन चीजें, या उसके ओनर, या अगला जो ग्रेड है वो मैनेजमेंट, और उससे अगला ग्रेड क्या है कि उन्होंने करना क्या। तो तीन चीजों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। Issues that, if known, might create such a threat include client involvement in illegal activities, dishonesty, questionable financial reporting practices, और other unethical behavior। भी तीन चीजें जो लिखी है ना, सारी बंदे से रिलेट करती हैं, प्रोसेस से या एक्टिव उससे, एंगेजमेंट से रिलेट नहीं करती। मतलब इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटी तो वैसे है ही ना जायज, उसमें तो ऑडिट क्या होना है, वो तो होनी ही नहीं चाहिए, जुर्म है। लेकिन वहां से क्लाइंट पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्लाइंट ही ठीक नहीं है। एंगेजमेंट तो बात की बात है, क्लाइंट ठीक नहीं है, तो ऐसा बंदा जो इलीगल काम करता है, मैंने तो इसके साथ काम ही नहीं करना। जो बंदा शराब पीता है, तो जो बंदा कोई गलत काम करता है, हम बीइंग मेंबर ऑफ एन ऑनेस्ट फैमिली या ऑफ ए डिसेंट फैमिली, हम ये कोशिश करते हैं कि इस बंदे से सलाम दुआ रखें, इसे मिले भी। हम इसके साथ बैठेंगे भी तो लोग कहेंगे यार तुम उसके साथ बैठते हो, तो मेरी भी रेपुटेशन डिस्टर्ब होगी। तो जनरली हम इतना अवॉइड करते हैं कि उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखते। तो वही बात यहाँ पे है कि एंगेजमेंट तो बात की बात है, आप क्लाइंट से ताल्लुक ही नहीं बनाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। तो इलीगल एक्टिविटी हो गया, डिसऑनेस्टी, क्लाइंट डिसऑनेस्ट है, जब वो बेईमान है, तो वो कोई भी बात आपसे करेगा, उसमें कोई दो नंबरी के चांसेस होंगे। और आप एक काम को ऑडिट कर रहे हैं जिसमें आपको पहले से अंदाजा लग रहा है कि इसमें दो नंबरी होगी, तो वो काम करते ही क्यों है? नंबर थ्री, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। तो प्रैक्टिसेस कौन कर रहा है? क्लाइंट ही कर रहा है ना। क्लाइंट, तो ये कसूर प्रैक्टिसेस का नहीं है, क्लाइंट का है कि वो गलत प्रैक्टिसेस क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें क्लाइंट की रैपो की तरफ जा रही हैं, तो आपने फिर क्लाइंट एक्सेप्टेंस में इन चीजों का ख्याल। Factors that are relevant in evaluating the level of such a threat include knowledge and understanding of the client, its owner, management, and those charged with governance and business activities, वही बात, and the client's commitment to address the question। ये जो तीन चार चीजें हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एक्टिविटीज क्लाइंट की, उसका नॉलेज, और फिर क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो क्लाइंट किस हद तक उस क्वेश्चन को सीरियसली लेके उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ये दो चीजें मैटर करती हैं कि आप ये फैसला करें कि मुझे एंगेजमेंट लेनी चाहिए या नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऊपर उसने क्या बात की थी? थ्रेट का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन उसने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए थे, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, उन्हें रिलेट किया था। अब यहाँ वो मजीद कह रहा है, थ्रेट को भी उसने मेंशन कर दिया। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आती है, और कौन से प्रिंसिपल में? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के मेरा अपना इंटरेस्ट है इसमें, अगर मेरा अपना इंटरेस्ट है तो फिर मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है। कॉम्पिटेंस में क्या कुछ आता है? मतलब मैं कॉम्पिटेंट हूँ ये काम करने के लिए कि नहीं? नॉलेज तो बहुत है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं शायद अपने नॉलेज को गलत इस्तेमाल करूंगा जानते बूझते हुए, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट है इसमें। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एंड ड्यू केयर, और ड्यू केयर, मैं तवज्जो से काम नहीं करूंगा, जब मैं चीज को बस निकाल दूंगा, जानते बूझते हुए गलत चीज निकाल दूंगा, इज क्रिएटेड इफ द एंगेजमेंट टीम डज नॉट पोजेस और कैन नॉट एक्वायर द competencies टू परफॉर्म द प्रोफेशनल सर्विस। मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है इस चीज को करने की, ठीक है।
या और हैं तो नहीं, आप एक्वायर भी नहीं कर सकते, आप सीख भी नहीं सकते। इसे काम को शुरू करने से पहले तो हमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे आ गई, इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब उसने सिनेरियो क्या बनाया है कि जनाब मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है, इस काम को करने की एक्सपर्टीज नहीं है, और ना मैं ले सकता हूँ, मतलब नहीं थी तो चले मैं नई चीज़ सीख लिया करता हूँ, मुझे नहीं आता मैं इंटरनेट खोल के बैठ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ और आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता फॉर एनी रीज़न, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ना इसका मुझे नॉलेज है चीज़ का, ना मेरे पास टाइम है कि मैं नेट पढ़ूँ, तो मुझे आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मुझे कह देना चाहिए कि बेटा इस बात का मुझे नॉलेज नहीं है, ना मैं इस पर तैयारी कर सकता हूँ, तो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो अगर ये चीज़ है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और ली भी नहीं जा सकती, तो आपको थ्रेट आ जाती है, कौन सी वाली, सेल्फ इंटरेस्ट। अब सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आती है, मेरा सवाल ये है, आपको नॉलेज नहीं है, ना आप नॉलेज ले सकते हैं कि इस एंगेजमेंट को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, तो इसमें कौन सी थ्रेट आ गई, आपका प्रिंसिपल कौन सा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि आपका नॉलेज नहीं है, तो थ्रेट क्या आ गई, थ्रेट आ गई कि नॉलेज नहीं है। इसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे वो कह रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है मेरा अपना इंटरेस्ट है इस चीज में। नहीं वो तो नहीं है, ये तो उसने नहीं कहा। मैंने यहाँ से फीस नहीं लेनी, मैंने लेनी है ऑडिट से, क्लाइंट से फीस। अब मैं सिर्फ फीस लेने के चक्कर में यस कह रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। ये बात बात को समझना है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो बताएगा कि ये सिनेरियो है, ये बताएं थ्रेट कौन सी आ रही है और कौन सा प्रिंसिपल जेपरडाइज हो रहा है, इस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ मेरे पास कॉम्पिटेंसीज नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं फिर भी काम पकड़ लेता हूँ, तो क्यों पकड़ रहा हूँ, फीस की वजह से। तो फीस क्या है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा अपना फायदा देख रहा हूँ, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आई है। और कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को आई है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर तो है नहीं, तो काम पकड़ने की वजह से मैं काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकूंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाए, फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट इन इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ सच ए थ्रेट, मतलब कितनी ये थ्रेट है, वो कैसे पता चलेगा, अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंगेजमेंट एंड द पर्पस नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो ये सारी चीजें आपने जरा इसी तरतीब से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी तरतीब से कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। बातें सारी हमें समझ तो आ रही हैं, लेकिन मैं कहूँ इसी तरतीब से लिखें तो आपको समझ नहीं आएगी। अब क्वेश्चन वो आप कहानी बना नहीं सकेंगे, आपने ये बनानी है थोड़ी सी ना, इसे इसी सेंस में ये जरा थोड़ा सा रिटेन करना है। तो आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्लाइंट के बिजनेस की, उसमें अगर वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली तो कितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। ठीक है, और जो आपको एंगेजमेंट दी जा रही है, अब बिजनेस की बात हो गई, बिजनेस कैसा है, क्या बिजनेस है और कितना कॉम्प्लेक्स है। अब देखना है कि अगर मुझे ये करना पड़ गया इसका ऑडिट, तो ऑडिट मेरी एंगेजमेंट जो मुझे दी जा रही है वो है क्या, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर जो मैंने वर्क परफॉर्म करना है उसका मकसद क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो ये चार चीज़ें आपने देखनी है। पहले दो पॉइंट्स में बात कर रहा है क्लाइंट की, और अगले दो पॉइंट्स में बात कर रहा है अपनी। ठीक है, ये याद रखना है। नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इन इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर, वो जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है जिसमें क्लाइंट है वो, या सब्जेक्ट मैटर की का नॉलेज। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, वो मैटर जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे काम किया, तो क्या, ऑडिट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ठीक है, जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसका नॉलेज कितना है आपके पास, एक्सपीरियंस विद रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मेरा उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो उसमें तीन चीज़ें बताई कि अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बाद मैंने क्या करना है, क्यों करना है, ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फिर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो लॉज एंड रेगुलेट, इसका रेलिवेंट इंडस्ट्री कौन सी है इनकी, क्या मेरे पास इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और सब्जेक्ट मैटर जो है, जो मैंने ऑडिट करना है, कि इसके ऑडिट का भी नॉलेज है। और फिर इससे रिलेटेड जो लॉज रेगुलेशंस हैं, क्या मैं उन्हें जानता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने इवेल्युएट करनी है थ्रेट्स को असेस करने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ अगर वीक है, इसका मतलब देयर इज अ थ्रेट, कि आप काम सही नहीं कर सकेंगे। Experience with relevant regulatory and or reporting requirements, and the existence of quality management policies and procedure designed to provide reasonable assurance that engagements are accepted only when they can be performed completely। ऊपर वाले काम तो सारे करने हैं, लेकिन ये कौन करेगा, ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं चार पांच, नॉलेज जो लेना है, ये कौन लेगा, ऑडिटर। ऑडिटर कौन है, ठीक है, फर्गुसन की बात हो रही है, तो ऑडिटर कौन है,
पार्टनर या फर्ग्यूसन ऑडिटर है? फर्ग्यूसन ऑडिटर है, लेकिन एक पार्टनर ही जाएगा ना, सारे तो नहीं पहुंच जाएंगे एंगेजमेंट में। जो पार्टनर उसकी जिम्मेदारी लेगा वो क्या कहलाता है? एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये सारे काम कौन करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। ठीक है, बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन क्या एंगेजमेंट पार्टनर में एक्सपर्ट होता है कि सारी पॉलिसी प्रोसीजर ये सब सारी चीजें तो खुद बनाता हो? कोई भी इंसान इस काबिल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पॉलिसी प्रोसीजर बनते हैं। तो फर्गूसन ने अपने लेवल पे, जो इतने 100 साल से ज्यादा हो गया है इन्हें चलाते हुए बिजनेस, तो इन्होंने सैकड़ों क्लाइंट्स किए होंगे, हजारों क्लाइंट्स किए, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स किए हैं। इन्हें पता होगा कौन सी इंडस्ट्री में क्या थ्रेट्स होती हैं, कैसे होती हैं। इन्होंने पूरा सिस्टम बना लिया होगा कि नहीं? एक चेकलिस्ट बना ली होगी, ये पूरे आइडेंटिफाई कर लिए होंगे मुख्तलिफ इंडस्ट्री के डेफिशिएंसीज वगैरह। तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं हो सकता जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो फर्ग्यूसन ने अपना भी तो कोई सिस्टम बनाया होगा ना, कि यासर से ज्यादा अगर एंगेजमेंट पार्टनर है तो अपने तौर पे भी वैल्यूएशन कर ले, लेकिन बाद में फिर हमारे सिस्टम में आके भी एंट्रियां करके देख ले कि उसे फर्दर सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट बात कर रहा है कि क्या उस फर्म में कोई क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम या रिस्क असेसमेंट सिस्टम मौजूद है, जहां जो आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, तो होता है। ठीक है ना? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ वो ले आया है आपको सारी चीजें बता के। कहाँ ले आया है? आप ऑडिट फर्म के एक रिस्क असेसमेंट सिस्टम पे, ऑडिट फर्म के रिस्क असेसमेंट सिस्टम के, वो क्लाइंट को जज करे कि इसके अंदर कोई थ्रेट तो नहीं आ रही। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने केपीएमजी में थोड़ा सा काम किया। फर्ज करें कि मुझे अ, यहाँ पे एक कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया। फर्ज करें एबी लिमिटेड, तो भाई हम आपसे ऑडिट करवाना चाह रहे हैं। मैंने उसकी असेसमेंट की, उसका बिजनेस देखा, और देखा ये एक्चुअली सब्सिडरी है एक बाहर की कंपनी की। ये इट्स अ सब्सिडरी ऑफ एन यूएस कंपनी। ठीक है। मैंने अब बताया पाकिस्तान के अंदर मुझे उसके अंदर कोई थ्रेड नजर नहीं आ रही, ना हमारा कोई डायरेक्टर कॉमन है, ना मेरा कोई से ताल्लुक है, ना हमारी फर्म का कोई ताल्लुक है। देर इज नो थ्रेड, तो मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये एक यूएस कंपनी की सब्सिडरी है। अब वो यूएस में जो कंपनी है उसका हमारी किससे क्या ताल्लुक है? क्या मैं ये देख सकता हूँ बीइंग यासर सज्जाद? इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूएसए में है। अब उस यूएसए की कंपनी से अगर हमारे किसी पार्टनर का ताल्लुक बनता है, तो क्या वो ताल्लुक इनडायरेक्टली जो हमारे ये लोकल कंपनी है जो उसकी सब्सिडी है उससे भी बन जाता है कि नहीं? पेरेंट के अंदर हमारा डायरेक्टर बैठा है, और पेरेंट सब्सिडी को कंट्रोल करी, तो सब्सिडी भी एक तरह से फिर हमारे साथ इन्फ्लुएंस में आ गई। लेकिन अब मुझे पता चल सकता है कि जो यूएस में कंपनी है उसके अंदर हमारा कोई बंदा डायरेक्टर है कि, या कोई एग्जेक्टिव पोजीशन पे है कि नहीं? क्या बीइंग यासिर सज्जाद मुझे पता चल सकता है कि नहीं? सवाल ये है। कैसे? किसकी मैनेजमेंट? सब्सिडी को तो शायद ना पता हो, मैं तो पेरेंट की बात कर रहा हूँ बेटा, सब्सिडी की बात तो कर ही नहीं रहा। सब्सिडी में जब मैं देख लूंगा सारे, और देख लूंगा पाकिस्तान के अंदर इनका हमसे कोई ताल्लुक बनता है कि नहीं, मैं तो यूएस के अंदर ताल्लुक की बात कर। चलो मैं पूछ लूंगा। जब मैंने देख लिया तो मुझे पता चला कि पेरेंट के भी अंदर हमारा पाकिस्तानी जो केपीएमजी है या पीडब्ल्यूसी है, इसका कोई बंदा, कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है। तो क्या मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। केपीएमजी यूएस से, मुझे मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो यूएसए में काम कर रही है। सिर्फ ये है कि वो हमारे पार्टनर्स हैं बस। अब वो क्या काम करते हैं यूएसए में, एक एक काम का तो मुझे नहीं पता। उन लोगों ने कहाँ का क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया वो भी मुझे नहीं पता, वो तो अमेरिकन हैं। केपीएमजी यूएसए का एक जो पार्टनर है, वो जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसका डायरेक्टर है। अब क्या मुझे ये पता चल सकता था इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं चल सकता था, क्योंकि वो केपीएमजी यूएसए तो अलग एंटिटी है, केपीएमजी पाकिस्तान अलग एंटिटी है, ऑल्दो दीज आर पार्टनर्स टू ईच अदर, बट इनके अपने अपने ऑपरेशन हैं। अब क्या होगा? केपीएमजी इंटरनेशनल, केपीएमजी ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया में जितनी केपीएमजी है ना, उनका सबका डाटा रखा हुआ। तो केपीएमजी इंटरनेशनल में उन्होंने ये भी रखा है कि कौन से पार्टनर की कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब कोई बंदा पार्टनर बनता है तो सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी सब्सिडरी जो पाकिस्तान में है, जिसका मुझे ऑडिट मिल रहा है, इससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन केपीएमजी यूएसए का, उनकी जो पेरेंट है यूएसए में क्लाइंट की, उससे ताल्लुक है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं केपीएमजी के पोर्टल में चला जाऊँ।
वहां जाके इस कंपनी का नाम फीड करूंगा और मैं कहूंगा ये फलां की पेरेंट है, तो उनके पोर्टल में डेफिनेटली होगा कि केपीएमजी वॉशिंगटन का जो पार्टनर है वो इनकी पेरेंट का डायरेक्टर है, मुझे सामने नजर आ जाएगा। सिस्टम मुझे रिकमेंड कर देगा कि ना ये काम ना लो, क्योंकि केपीएमजी का जो पार्टनर है वो इनका डायरेक्टर है, ऑल्दो पार्टनर पाकिस्तानी नहीं है और वो कंपनी भी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो कंपनी इसे कंट्रोल कर रही है जो मेरा क्लाइंट बनना चाह रहा है, और वो पार्टनर मेरा पार्टनर बनता है केपीएमजी के थ्रू। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया। यूएसए का पार्टनर मुझे फोन करके कह सकता है यार वो जो तुम्हें क्लाइंट मिला है वो हमारी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है, उसका ख्याल रखना जरा। तो मैं यूएसए के पार्टनर का दीद लिहाज रखूंगा, तो थ्रेट तो आ गई। तो ये बात है, ये वाला पॉइंट जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट्स आर एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दे कैन बी परफॉर्म्ड कंप्लीटली। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे पूरी फर्म के लेवल पे एक सिस्टम मौजूद हो, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे पार्टनर को इन्फॉर्मेशन नहीं भी है वो सिस्टम में इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, वो सिस्टम में जाएं और देख लें। तो ये पॉइंट याद रखने, तो पहले उसने दो पॉइंट दिए पर उससे रिलेटेड, क्लाइंट से रिलेटेड, फिर दो पॉइंट दिए अपने बारे में, क्या हमारे पास ये एक्सपर्टीज है कि नहीं, क्या हमें लॉज रेगुलेशंस का पता है कि नहीं। और फिर अगला पॉइंट क्या दिया कि ये सब कुछ तो मैंने एज यासर सजाद कर ही दिया, अब क्या हमारी फर्म लेवल पे कोई एडिशनल सिस्टम मौजूद है कि मैं अपनी मुकम्मल तसल्ली कर लूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है वो मुझे यहाँ से मिल जाए, और मैं फैसला कर लूँ कि मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो ये पांच पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफ गार्ड्स। अभी तक क्या बात कर रहा था, थ्रेट्स की, कि थ्रेट का कैसे अंदाजा हो सकता है, कितनी है और किस हद तक है। अब वो उसने बता दिया कि ये चीजें जो आपको बताएंगी थ्रेट्स कौन सी हैं और किस हद तक है। अब अगला स्टेप क्या है, थ्रेट्स को रिड्यूस करना है। अब वो आपको सेफ गार्ड बताने लगा है कि सेफ गार्ड आप क्या क्या ले सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स दे रहा है। तो क्या दे रहा है, असाइनिंग सफिशिएंट एंगेजमेंट पर्सनल विद द नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज। मुनासिब तादाद में प्रोफाइल जो पर्सन है अपनी टीम में डालो, और मुनासिब कॉम्पिटेंसीज के साथ डालो। मतलब बड़ा ऑडिट है तो वहाँ 10 बंदे डालो, छोटे ऑडिट में तीन भी बहुत हैं। और प्लस उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस क्लाइंट से रिलेटेड जो बिजनेस है उसकी। नंबर टू, एग्रीइंग ऑन ए रियलिस्टिक टाइम फ्रेम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट। उन्हें मुनासिब टाइम भी दो, 20 दिन का काम 2 दिन में तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो उन्हें मुनासिब टाइम फ्रेम भी दो, और यूजिंग एक्सपर्ट्स वेयर नेसेसरी, और जहाँ एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो एक्सपर्ट्स को यूज करो। और एक्सपर्ट्स का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, मतलब क्या एक्सपर्ट्स का, अकाउंटिंग के अलावा किसी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अकाउंटिंग में तो हम खुद एक्सपर्ट है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीज़ों के हम एक्सपर्ट नहीं है ना, हमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें ये भी पता हो। तो वहाँ हमने एक्सपर्ट को हायर किया तो उनकी जिम्मेदारी मेरा हम पे ही आ गई, क्योंकि रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं। तो जहाँ कोई जरूरत महसूस हो मैं एक्सपर्ट हायर कर लो, इससे भी आपकी थ्रेट कम हो जाएगी। उसके बाद, when a chartered accountant is in practice intends to rely on the advice or work of an expert, अब एक्सपर्ट की बात कर रहा है, they should evaluate whether such reliance is warranted। अगर आप एक्सपर्ट को यूज करते हैं तो पहले आप इंश्योर कर लें कि ये जो आप रिलाई कर रहे हैं इन पे, ये होना भी चाहिए रिलायंस क्या नहीं, आप इस पे रिलाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो वेदर सच रिलायंस इज वारंटेड, वारंटेड का मतलब है कि जायज है कि नहीं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इन पर रिलायंस करना चाहिए कि नहीं, क्या देखोगे आप, पहले उसका एक्सपीरियंस देखोगे, क्वालिफिकेशन देखोगे, एक्सपर्टीज देखोगे, पास में जो काम किए हैं वो देखोगे, उसके बारे में जो न्यूज़ का खबरें हैं मार्केट में उसकी रैपो के बारे में वो सब कुछ देखोगे, उसकी कोई ग्रेडिंग अगर हुई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो देखोगे। देख लिया, और क्या देखोगे, ये तो उसकी जनरल इवेल्यूशन कर लिया आपने कि नहीं पार्टी ठीक है, वो तो देख लिया ना, वो तो देख लिया। और क्या देखोगे, ये उसकी जनरल कॉम्पिटेंसी देखी। अब देखोगे जो काम मैं देना चाह रहा हूँ कि इसमें भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हो सकता है कि हम बहुत कॉम्पिटेंट हो लेकिन ये काम उसने कभी ना किया हो। आप सेकंड स्टेज में देखोगे जो काम मैं देना चाह रहा हूँ क्या ये इसमें भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और क्या ये काम मुझे ठीक कर रहा है कि करेगा कि नहीं करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलिवेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके वर्क को देखेंगे। अभी हमने जनरल कॉम्पिटेंसीज देखी थी, अब उसे कहेंगे जो पिछले तुमने काम किए हैं ना, अपनी 4-5 रिपोर्ट्स हमसे शेयर करो, हमने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ के भी देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मेथडोलॉजी क्या होती है, तुम किस तरह काम करते हो, तो वहां से उसकी एक्सपर्टीज का भी अंदाजा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो हम काम देना चाह रहे हैं क्या क्या इसमें इसकी एक्सपर्टीज है कि नहीं।
ठीक है ना, तो ये दूसरे लेवल पे ये भी देखेंगे। तो ये ही शुड evaluate whether such reliance is warranted. They should consider factors such as reputation, expertise, resources available and applicable professional and ethical standard. Resources available, क्या उसके बाद इतने resources हैं कि इतना काम कर ले, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी और ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स, और इथिकल जो प्रोफेशनल और इथिकल स्टैंडर्ड है क्या हमें इजाजत देते हैं कि हम एक्सपर्ट को हायर करें, ये भी हमें देख लेना चाहिए। और क्या स्टैंडर्ड किस हद तक के कहते हैं कि इस तरह का एक्सपर्ट आपको लेना चाहिए, तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। सच इंफॉर्मेशन में बी गेन्ड फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन विद द एक्सपर्ट और फ्रॉम कंसल्टिंग अदर्स, या तो उसके साथ आपके एसोसिएशन है तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना एक्सपर्ट है, या आप बाकी लोगों से गपशप करके अंदाजा लगाएं कि ये कितना एक्सपर्ट है। तो ये एक्सपर्ट की बात कर रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, the audit firm will check the credibility of the surveyor before placing reliance on his work. तो ये तो एग्जांपल दिए से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। नोट दैट द accountant has an obligation to comply with ethical requirements continuously throughout the period of engagement. They should also review their acceptance decisions for recurring audits. तो दो बातें कर रहा है, एक तो ये है कि थ्रू आउट द ऑडिट उसे देखना है कि मैं हर वक्त कंप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं स्टैंडर्ड से। और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि रेकरिंग ऑडिट, आपने इस साल एक ऑडिट किया, आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर ली, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कर ली, अगले साल क्या करना है, क्या दोबारा क्लाइंट एक्सेप्टेंस करनी है कि नहीं, सवाल ये है, नहीं करनी। क्या सब कुछ पता होगा, क्या कोई हालात चेंज नहीं हो सकते, मैनेजमेंट चेंज हो गई, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सेल हो गई, नई मैनेजमेंट आ गई, तो नई मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन लेनी है कि नहीं लेनी, उसे हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस नहीं कहते। पहला क्लाइंट मौजूद है, इसे कंटिन्यू करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लाइंट कंटिन्यूएंस। पहली बार जब करेंगे तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस, और जब वो क्लाइंट कंटिन्यू कर रहा है अपनी तसल्ली के लिए दोबारा एक नजर डालनी है तो हम कहते हैं क्लाइंट कंटिन्यूएंस। और कंटिन्यूस में हम सारी चीजें नहीं देखते हैं, हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं जो चेंज हो गई। जो चीजें चेंज ही नहीं हुई वो तो वही है ना, तो पहले भी हमने देखनी थी, चेंज हो गई हैं उन्हें देख लेते हैं और अपनी तसल्ली कर लेते हैं कोई ऐसी चीज तो चेंज नहीं हो गई जिसकी वजह से हमें ये असाइनमेंट छोड़नी पड़े। तो पहली बार क्लाइंट एक्सेप्टेंस और उसके बाद हर साल क्लाइंट कंटिन्यूअस, अगर वो क्लाइंट कंटिन्यू कर रहा था। इसी तरह पहली बार एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और अगले सालों में एंगेजमेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ऐसी चीज चेंज तो नहीं हुई कि